जी अस्सलाम वालेकुम जी। The book which we are following is Statistics for Business and Economics, written by Anderson and Sweeney, chapter number 10, page number 423. Today, the topic of discussion is inference about the difference between two population means and sample matched samples. तो हम लोग टॉपिक पे आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें पहले पढ़ा inference about difference between two population means when you have the information about population standard deviations। ठीक है, तो उसमें आप लोग करते क्या थे, पहले स्टेप पे आप हाइपोथेसिस जनरेट करते थे, सेकंड स्टेप पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करते थे, थर्ड स्टेप पे आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते थे। अब जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता था बेसिकली वो आपका डिपेंड कर रहा होता था आपकी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि तब हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्डाइजेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद थी तब हम लोग क्या करते थे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते थे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते थे और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते थे। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या हुआ तो आप इन्फर्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन यू डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस। तब क्या होता था, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती थी तो आपके पास क्या होता था, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन मौजूद होती थी। ठीक है, या तो आपको सैंपल दिया जाता था जिससे आप सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते थे, या आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन दी गई होती थी। और ये जो केस था ये इंडिपेंडेंट सैंपल था। ठीक है? यानी कि एक सैंपल का दूसरे सैंपल के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उसमें फिर आप इसी तरह करते थे, पहले स्टेप पे आप नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते थे, सेकंड स्टेप पे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखते थे, थर्ड स्टेप पे आप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखते थे। जो कि अब आप क्या करते थे, आप आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता था क्योंकि आप सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। ठीक है, चौथे स्टेप में आप कैलकुलेशन करते थे, पांचवें स्टेप में आप क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते थे और छठे स्टेप पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते थे। जो आज का हमारा टॉपिक है डेट इज एक्चुअली इंटरेस्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, और ये केस है मैच्ड सैंपल का। अब मैच्ड सैंपल का केस और उसमें आप काम कर रहे हैं टू पॉपुलेशन मीन्स के ऊपर, लेकिन जो आपका सैंपल है वो अब एक जैसे ही रहेगा। कैसे, मेरे पास मेरे 10 दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो जिम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब उनके जिम ज्वाइन करने से पहले का वेट उनका क्या रहता है, और वो एक महीना जिम करते हैं और उसके बाद उनका वेट क्या रहता है, तो फिर देखा जाता है कि क्या उनको जिम जाने से फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ठीक है, सर हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो मेरा वेट पहले इतना था, फिर मैंने डाइट की और उसके बाद इतना वेट हो गया। यानी कि अब क्या हुआ कि नंबर चेंज नहीं हुए, लोग जो है वो 10 ही रहे, लेकिन उनके पहले और बाद में डिफरेंस जो है वो आप उस पर आप काम करें। जब आप ऐसे सिनेरियोज में काम करोगे एक्चुअली यू आर वर्किंग ऑन मैच्ड सैंपल्स। ठीक है, देखें, फर्ज करें एक क्लास है उसमें 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट का पहले दिन टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद उनको तैयारी करवाई जाती है और उसके बाद उनका फिर टेस्ट लिया जाता है और फिर उनको बताया जाता है कि आप कहाँ पे थे और अब आपको कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। सर आप लोग अकेडमीज में रहते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में,
तो वो जाते साल आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है, आपका लेवल चेक करने के लिए। उसके बाद फिर आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट एग्जाम में बिठाते हैं, ठीक है, और फिर वो चेक करता है कि आपने जो एग्जाम की तैयारी के बाद यानी कि तैयारी करने के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा। तो ये बेसिकली है एक्चुअली सेंटर का केस है, ठीक है। फर्ज करें आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? तो 10 एम्प्लॉयज किसी एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में क्या करते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। फर्ज करें एम्प्लॉय 1 जो है वो 15 मिनट लेता है, एम्प्लॉय 2 जो है वो 20 मिनट लेता है किसी एक चीज़ मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। तीसरा एम्प्लॉयर जो है वो 12 मिनट लेता है। आप क्या करते हैं, इन 10 एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग करवा के, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर इनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि अब ट्रेनिंग के बाद जो है वो जो एम्प्लॉयज हैं 10 के 10 वो कितना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली वो जो 10 बंदे हैं, बंदे वही हैं, लेकिन ट्रेनिंग से पहले का जो टाइम है और ट्रेनिंग के बाद का जो टाइम है। अब आप देखना तो चाह रहे हैं ना कि क्या उस ट्रेनिंग का कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो बेसिकली आप इन्फ्लुएंस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मींस मैच सैंपल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हम लोग अब देखते हैं। Suppose employees at a manufacturing company can use two different methods to perform a production task. To maximize production outcome, the company wants to identify the method with the smaller production mean completion time. Okay. Let mu1 denote the population mean completion time for production method 1, and mu2 denote the population mean completion time for production method 2. With no preliminary indication of the preferred production method, we begin by tentatively assuming that the two production methods have the same population mean completion time. Thus, the null hypothesis S naught mu1 minus mu2 is equal to 0. If this hypothesis is rejected, we can conclude that the population mean completion times differ. अच्छा जी, एक कंपनी जो है उसके एम्प्लॉयज जो है वो दो डिफरेंट मेथडोलॉजीज के थ्रू प्रोडक्शन का जो टास्क है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये कर क्यों रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन की जो आउटकम है ना, आउटपुट है, उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब कंपनी ये देखना चाहती है कि किस मेथड के थ्रू जल्दी जो है वो प्रोडक्शन या हो रही है, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, mu1 डिनोट कर देते हैं पहले मेथड से, तो उसका मीन कंप्लीशन टाइम ये है, और mu2 डिनोट कर देते हैं पॉपुलेशन मीन कंप्लीशन टाइम को सेकंड मेथड से जो होगा, ठीक? अब उनको नहीं आइडिया है कि कौन सा जो है वो प्रोडक्शन मेथड जो है वो एक दूसरे से बेहतर है। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारे हिसाब से दोनों प्रोडक्शन मेथड जो है वो बराबर है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस ड्रॉ किया एच नॉट म्यू वन माइनस म्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों मेथडोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। अब अगर ये वाला हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि दोनों मेथडोलॉजी के मीन टाइम के अंदर फर्क है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस आपका ड्रॉ हो गया। In choosing a sampling procedure that will be used to collect production time data and test the hypothesis, we consider two alternative designs. One is based on independent samples, the other is based on mass sample. अब इस चीज को टेस्ट करने के दो तरीके हैं। जब आप सैम्पलिंग करते हैं ना, उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, नेचुरल सैंपल। अब इंडिपेंडेंट सैंपल डिजाइन कौन सा होगा? A simple random sample of workers is selected and each worker in the sample uses method 1. A second independent simple random sample of workers is selected and each worker in the sample uses method 2 to test the difference of the between two population is based on the procedures in section 10.2. क्या है? अब इंडिपेंडेंट सैंपल होगा कि जो लोग
प्रोडक्शन मेथड 1 यूज कर रहे हैं, उनमें से आपने कुछ लोगों को सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू सिलेक्ट किया, ठीक है, और जो लोग प्रोडक्शन मेथड 2 यूज कर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। तो आपने क्या किया, डिफरेंट प्रोडक्शन मेथड 1 से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया, प्रोडक्शन मेथड 2 से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट सैंपल सिलेक्ट किया। अब मैच में सैंपल क्या होगा, मैच सैंपल ये होगा, आपने एक वर्कर लिया, उस वर्कर ने पहले क्या किया, उस वर्कर ने पहले मेथड ए के थ्रू प्रोडक्शन की, फिर उसी वर्कर ने मेथड 2 के साथ प्रोडक्शन की, यानी कि वर्कर चेंज नहीं हुआ। एक वर्कर ने पहले प्रोडक्शन मेथड 1 के साथ काम किया, उससे देखा कि कितने टाइम में प्रोडक्शन आउटपुट बनेगी, फिर उसी वर्कर ने मेथड 2 के साथ काम किया। तो इस मेथड को आप मैच बेस्ड सैंपल डिजाइन कहते हैं। वन सिंपल random sample of workers is selected. Each worker first uses one method and then uses the other method. The order of the two methods is assigned randomly to the workers, with some workers performing method 1 first and others performing method 2 first. Each worker provides a pair of data values, one value for method 1 and another value for method 2. तो हमने क्या किया, हमने कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उनमें से कुछ वर्कर्स ने क्या किया, अब उन वर्कर्स ने मेथड 1 के साथ ही प्रोडक्शन की, मेथड 2 के साथ ही प्रोडक्शन की, ठीक है। कुछ वर्कर्स ने पहले मेथड 1 के साथ काम कर लिया, कुछ वर्कर्स ने पहले मेथड 2 के साथ काम कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि हर वर्कर ने दो दो वैल्यूज की इंफॉर्मेशन हमें दी और दोनों मेथड्स की इंफॉर्मेशन हमें दी, ठीक है। In the mesh sample design, the two production methods are tested under similar conditions with the same workers. ठीक है, उसमें वर्कर्स आपको चेंज नहीं हो सकते, जो वर्कर्स आपने ले लिया उनके साथ आप काम करेंगे। Hence, this design often leads to a smaller sampling error than the independent sample design. The primary reason is that in a matched sample design, variation between workers is eliminated because the same workers are used for both production methods. And let us demonstrate the analysis of a matched sample design by assuming it is the method used to test the difference between population means of the two production methods. A random sample of 6 workers is used. The data on the completion times for the 6 workers are given in table 10.2. Note that each worker provides a pair of data values, one for each production method. Also note that the last column contains the difference in completion times d for each worker in the sample. तो हुआ क्या, अब ये 6 वर्कर हम लोगों ने लिए, ठीक है, कंप्लीशन टाइम मेथड फॉर कंप्लीशन टाइम फॉर मेथड 1। अब ये वर्कर्स ने टाइम कंप्लीट किया मेथड 1 के थ्रू, ठीक है, फिर उन्हीं वर्कर ने जो मेथड 2 लगाया तो उसका आपने टाइम मिनट्स में नोट किया और चौथे कॉलम में आपने डिफरेंस निकाल लिया। डिफरेंस कैसे निकाला, 6 माइनस 5.4 किया तो 0.6 आ गया, 5 माइनस 5.2 किया तो -2 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, वर्कर 6 ही थे लेकिन मेथड जो है वो 2 डिफरेंट लगाए गए। So the key to the analysis of the match sample design is to realize that we consider only the column of difference. Therefore, we have 6 data values. These that two will be used to analyze the difference between population means of the two production methods. तो देखिए इस प्रोसीजर को डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स क्यों कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमें जो अपना ओरिजिनल डाटा होता है उसके साथ फिर कंसर्न नहीं रहता, बल्कि हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ क्या होता है, जो डिफरेंस वाला कॉलम हो जाता है सिर्फ हमारा कंसर्न उसके साथ ही रह जाता है, क्योंकि हम उसी के साथ ही उसको ही यूज करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। तो हम लोग देखते हैं, let mu be the mean of the difference in values of the population of workers. With this notation, the null and alternative hypotheses are rewritten as follows: H naught mu b is equal to 0, mu b is not equal to 0. If H naught is rejected, we can conclude that the production mean completion time differs. अगर तो H naught हमारा रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये है कि दोनों प्रोडक्शन मेथड्स के अंदर जो completion time है वो डिफरेंट है, ठीक है।
और अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि दोनों प्रोडक्शन मेथड के अंदर टाइम जो है वो कंप्लीशन का बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब ये डी क्या है बेसिकली, द डी नोटेशन इज रिमाइंडेड दैट द मैच सैंपल प्रोवाइड्स डिफरेंस डाटा। डी जो है वो आपको रिमाइंड करवाएगा, नोटेशन है किसकी, डिफरेंस की, ठीक है। और इस डी के कॉलम से आप फिर क्या जनरेट करेंगे, सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन। सैंपल मीन उसी तरह ही है जिस तरह आप एक्स बार का निकाल सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका नोटेशन चेंज हो गई है, डी बार हो गया, तो डी बार का क्या हो जाएगा, समेशन डी ओवर एन, ठीक है। और समेशन डी ओवर एन आपने कैसे निकाला, और एस टी आपके पास सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन होता था। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे डी है तो समेशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, ठीक है। तो ये देखें आपके पास, आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। आपने पहला स्टेप देखें वही किया, पहला स्टेप आपने हाइपोथेसिस ड्रॉ किया, दूसरे स्टेप पे आपने सपोज कर ले हम लोग अल्फा ले लेते हैं, तीसरे अब इसमें आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज होगा वो बेसिकली क्या होगा, टी टी इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस टी ओवर स्क्वायर रूट एन। डी बार आपने कैलकुलेट कर लिया, एस टी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, म्यू डी अगर तो जीरो है तो जीरो रहेगा, अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देगा कि इस वैल्यू के गेस तक होगा तो तब वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जो है वो जीरो ही रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में आपने देखा, आपने डी बार भी कैलकुलेट किया हुआ है, एस टी भी कैलकुलेट किया हुआ है, आपने वैल्यू प्लेस की, आपके पास आंसर आ गया। चौथे पॉइंट, फिर आप क्रिटिकल रीजन चेक करेंगे और उसके बेस पे फिर आप ना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे। और फिर आप देखें, जब आप इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा, डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई टू वी एस डी ओवर स्क्वायर रूट एन, और इसमें वी जो है वो डेट इज एन माइनस वन ही होगा, ठीक है। तो डी बार भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, एस डी भी आपने कंप्लीट किया हुआ है, वैल्यू स्पेस कर दें और आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको हाइपोथेसिस जो है वो गिवन है, तो मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। आई रिसर्च मार्केट रिसर्च फर्म use a sample of individuals to rate the purchase potential of a particular product before and after the individual saw a new television commercial about the product। एक मार्केट रिसर्च फर्म है जो जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स, 8 इंडिविजुअल का सैंपल लिया और वो परचेज पोटेंशियल देखना चाहती थी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मतलब किस हवाले से, बिफोर एंड आफ्टर द इंडिविजुअल सॉ न्यू टेलीविजन कमर्शियल। टेलीविजन कमर्शियल, नए टेलीविजन कमर्शियल से पहले, देखने से पहले और उसको देखने के बाद रेटिंग चेक करना चाहती थी, ठीक है। परचेज पोटेंशियल चेक, the purchase potential ratings are based on a 0 to 1 scale with higher value indicated a higher purchase potential. The null hypothesis stated that the mean weighting factor would be less than or equal to mean weighting before। उसने आपको नल हाइपोथेसिस के अंदर डिफाइन कर दिया कि क्या होगा, ठीक है। दैट इज लेस देन एंड इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपके अगेंस्ट नहीं बताई। The rejection of this hypothesis would show that the commercial improved the mean purchase potential। जाहिर बात है आपका एक्स नॉट रिजेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो टीवी कमर्शियल है उससे परचेजिंग पोटेंशियल रेटिंग में फायदा पड़ा है। यूज अल्फा इज इक्वल टू 0.05 एंड द फॉलोइंग डाटा टेस्ट द हाइपोथेसिस एंड कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ कमर्शियल। तो ये आपके पास इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंडिविजुअल है, दो डाटा है, परचेज रेटिंग है आफ्टर और बिफोर, यानी कि आफ्टर जो है वो टीवी कमर्शियल देखने के बाद की वैल्यूज है, और बिफोर जो है वो टीवी कमर्शियल देखने से पहले की है। यानी कि इंडिविजुअल 1 जो है उसने पहले एक प्रोडक्ट को रेट किया 5 के ऊपर,
लेकिन जब उसने उस प्रोडक्ट का टीवी कमर्शियल देखा, नया टीवी कमर्शियल देखा, तो उसने फिर उस प्रोडक्ट को रेट किया 6 पे। तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो आफ्टर बिफोर, फिर आपने डी का कॉलम बनाया, डिफरेंस यानी कि 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 दिया, और ये आपके पास आ गया डी। ठीक है, और डी बेसिकली आपने कितना डेवलप किया, आफ्टर माइनस बिफोर। इसके बाद आपने डी बार बनाया, समेशन डी ओवर एन, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको समेशन डी 5 आया हुआ था, हमारे पास एन की वैल्यूज 8 थी, 0.625 आ गया। एस टी समेशन डी माइनस डी बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, अगला कॉलम बनाएंगे डी माइनस डी बार का, और उससे अगला कॉलम डी माइनस डी बार का स्क्वायर का, और वो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो बेसिकली मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप उसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे। एस टी आपके पास 1.30 आ गया। आपका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने डेवलप किया। नल हाइपोथेसिस आपका म्यू डी लेस देन इक्वल टू 0, और एच वन जो है वो म्यू डी ग्रेटर देन 0। सेकेंड स्टेप आपका अल्फा था, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज 0.05। तीसरा स्टेप आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है, टी इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस टी ओवर स्क्वायर रूट एन। चौथे स्टेप पे आपने क्या किया, आपने कैलकुलेशन की, अपनी वैल्यूज प्लेस की, और आपके पास आंसर आ गया 1.36। पांचवें स्टेप पे आपने क्या किया, क्रिटिकल रीजन ड्रॉ किया। क्रिटिकल रीजन ड्रॉ करने का, क्रिटिकल रीजन आप ड्रॉ कर रहे हैं एच वन की बेस के ऊपर, तो आपका एच वन में ग्रेटर का साइन है। ठीक है, तो आपने टी अल्फा वी रखा, वी इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन थी, 8 माइनस वन की 7 आ गया। 7 को जब 0.05 पे देखा तो हमारा एरिया टेबल जो आ गया वो 1.895 आ गया। तो ये 1.895 से आगे वाला एरिया जो है वो आपका क्रिटिकल रीजन है। हमारी जो वैल्यू आई हुई है वो 1.36 है, जो कि क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि हम अपना एच नॉट जो है वो इजेक्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। बैंक ऑफ अमेरिका कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे collected data on annual credit card charges in 7 different categories of expenditures: transportation, groceries, dining out, household expenses, home furnishing, apparel, and entertainment. Using data from a sample of 42 credit card accounts, assume that each account was used to identify the annual credit card charges for bosses population 1 and annual credit card charges for dining out population 2. Use the difference data. The sample mean difference was D bar, that is 850, and the sample standardization was S is equal to 1123. अब इस क्वेश्चन में देखें, उसने आपको डी बार और एस टी कैलकुलेट किया हुआ दे दिया। आपको क्या करना है, you need to formulate the null and alternative hypothesis to test for no difference between the population mean credit card charges for groceries and population mean credit card charges for dining out। यानी कि आपको null hypothesis आप बनेगा बनेगा h naught mu d is equal to 0 and h1 mu d is not equal to 0।
सेकंड स्टेप आपका अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.05, ठीक है। और तीसरा स्टेप आपका स्टैटिस्टिक्स का होगा, टी इज इक्वल टू डी बार माइनस म्यू डी और स्क्वायर रूट एस डी और स्क्वायर रूट एन। चौथे में आपके पास सारी ये वैल्यूज हैं, आप इनको प्लेस करेंगे और आपका पांचवें स्टेप पे आप क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। क्रिटिकल रीजन अब आपका टू टेल्ड है तो दोनों साइडों को बनेगा, ठीक है। और पांच छठे स्टेप पे आप कंक्लूजन निकाल देंगे। फिर उसके बाद आपको 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 वी एस टी ओवर स्क्वायर रूट एन, ये आपका फॉर्मूला होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में तो नहीं समझ। A manufacturer produces both a deluxe and a standard model of an automatic standard design for home use. Selling prices obtained from a sample of retail outlet follows. रिटेल आउटलेट है, डीलक्स और स्टैंडर्ड, दो तरह की मॉडल है, उनकी प्राइसेस दी गई हैं। सात सैंपल रिटेल आउटलेट से सैंपल लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40, द मैन्युफैक्चरर suggested retail prices for the two models show a 10 price differential, ठीक है। Use a 0.05 level of significance and test that the mean difference between the prices of the two models is $10। अब उसने क्या किया, आपको वैल्यू दे दी गई है जिसके अगेंस्ट आपने चेक करना है। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा, और पार्ट बी में आपने कौन 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप करना है। तो देखते हैं। अब आपने $10 का अगेंस्ट बेसिकली चेक करना है। तो आपका एच नॉट जो है दैट इज म्यू डी इज इक्वल टू 10 एंड एच वन जो है म्यू डी इज नॉट इक्वल टू 10। सेकंड स्टेप आपका अल्फा है। थर्ड स्टेप आपका डी बार माइनस म्यू डी ओवर एस टी और स्क्वायर रूट एन। और डी बार ये बेसिकली आपके पास डेटा था, ठीक है। आपने डी पहले कैलकुलेट किया, डी आपने बेसिकली डीलक्स माइनस स्टैंडर्ड था, तो 39 माइनस 27 आपने किया तो 12 आ गया। इसमें आपके पास डी बार आपने कैलकुलेट किया जो कि 62 डिवाइड बाई 7 8.86। फिर आपने डी माइनस डी बार किया, फिर आपने डी माइनस डी बार का स्क्वायर किया, एस टी इक्वल टू समेशन डी माइनस डी बार स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो 40 माइनस 8584 डिवाइड बाई 7 माइनस 1, तो ये 6.81। और आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो क्या आ गया 2.61। आपने क्या किया, पहले 95% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेवलप कर लिया जो कि था टी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 वी एस टी और स्क्वायर रूट एन। और टी अल्फा बाय 2 वी क्या है, वी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज एन माइनस वन। 7 माइनस वन इज इक्वल टू 6। जब आपने 0.025 पर 6 पे देखा तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2.44। आपने वैल्यूज प्लेस की और आपके पास 95% पे ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन पार्ट देखते हैं, इसमें हम लोग हाइपोथेसिस कर रहे थे बेसिकली। तो थर्ड स्टेप हो गया। चौथे स्टेप में आपने क्या किया, उन्हीं वैल्यूज को यूज करके आपने कैलकुलेशन में रखा। पांचवें स्टेप पे आप सबके टू टेल्ड है तो आपने दोनों साइडों पे अपना क्रिटिकल रीजन बनाया। अब प्लस 2.4447 से भी आगे जो वैल्यू है वो भी एरिया जो है वो क्रिटिकल रीजन है, और माइनस 2.447 से नीचे जो है वो भी क्रिटिकल रीजन है। और हमारे पास कैलकुलेटिव वैल्यू क्या आई हुई है -1.15। तो कंक्लूजन में हम लोग लिखेंगे एज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी दैट इज इक्वल टू -1.15 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। जो आपका एच नॉट है वो लिखेंगे। तो ये इस तरह करके जो है क्वेश्चन होगा। ठीक है। इसके दरमियान जो दो तीन क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 24, ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। अगर इनमें कोई इशू आएगा तो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।